गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी अबाउट रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके साथ ही हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी भी पढ़े थे, जिसमें जो डाइल्यूशन का फैक्टर था वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। और लास्ट में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको हमने कहा था कॉलराउश लॉ। आज की क्लास में हम बात करेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। तो जो फेराडेज लॉ है वो इलेक्ट्रोलिसिस की क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए आपको हेल्प करेंगे। अभी तक हमने ये समझा, जब हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था उसमें हमें ये पता लगा कि कैथोड पर क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा और एनोड पर क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, लेकिन हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कैथोड पर कितना प्रोडक्ट मिलेगा और एनोड पर कितना प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन फेराडेज लॉ को जानने के बाद में आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैथोड और एनोड पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी होगी। बेसिकली आप उनका अमाउंट ग्राम में जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो फेराडेज लॉ जो है वो बेसिकली दो लॉज से मिलकर बना है। एक तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। ओके, सो ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेराडेज फर्स्ट लॉ। अब देखिए फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट the amount of substance deposited or dissolved at an electrode is directly proportional to the charge passed in coulombs through the electrolytes। यानी इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड्स पर जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, और ये चार्ज कूलम्ब्स में। यानी कि आप समझिए, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें आपने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। ओके, सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, तो Na पॉजिटिव यहाँ डिपॉजिट होगा कैथोड पे और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। ओके, सो इस सोडियम का कितना वेट डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर दिया है, और ये चार्ज भी किस में होना चाहिए, कूलम्ब्स में। अब देखिए हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। जो अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज इन कूलम्ब के। तो यहाँ पे जो Q है वो है चार्ज इन कूलम्ब। ओके, और ये क्या होता है, चार्ज इन कूलम्ब होता है करंट इन एम्पियर इनटू टाइम इन सेकंड। यानी कि आप कितना करंट दे रहे हैं और कितने टाइम तक दे रहे हैं, उसी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। तो यहाँ पे I जो है वो है करंट और इसकी यूनिट होगी एम्पियर में, और T जो है वो है टाइम और इसकी जो यूनिट है वो होगी सेकंड में। तो यही क्या बना, W is directly proportional to Q is directly proportional to I into T। ओके, क्योंकि Q ही क्या है, करंट इनटू टाइम। अब देखिए जब आप प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाओगे, सिंबल हटाओगे, तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे Z।
तो हमारी इक्वेशन बन जाती है W इक्वस टू जेड क्यू इक्वस टू जेड इंटू आई इंटू टी। W इक्वस टू जेड क्यू इक्वस टू जेड आई टी। तो ये हमारी फैराडेज के फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई। Q है चार्ज इन कूलम्ब्स, I है करंट इन एम्पियर और T है टाइम इन सेकेंड। और यहाँ पर जो कांस्टेंट आपको Z मिला है इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। अब ये Z का जो वैल्यू है ये कैलकुलेशन में हमको यूज में लेना पड़ेगा। तो इस Z का कैलकुलेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले आप इन इक्वेशंस को नोट कर लीजिए, ओके। हमने पढ़ा W इक्वस टू जेड क्यू इक्वस टू जेड आई टी। तो देखिए, जब आप 1 कूलम्ब करंट किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को देंगे तो उसका जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। क्लियर? या फिर आप अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक देंगे तो भी जो डिपॉजिट अमाउंट होगा ग्राम में वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि Z क्या है। व्हेन 1 कूलम्ब current is given, then the amount deposited at any electrode is equal to its electrochemical equivalent। और ये जो Z का वैल्यू है हर एक एलिमेंट के लिए अलग होगा। सोडियम के लिए Z का वैल्यू अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, ठीक है। कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सपोज आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है और कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। सोडियम के एक एटम को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? तो जब 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक Na पॉजिटिव कैटायन को तो वो सोडियम मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? और 1 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स? इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। मैंने आपको कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। और जब आप इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 96485 कूलम्ब। और इसको हम ऑलमोस्ट मान लेंगे 96500 कूलम्ब। तो ये जो 96500 कूलम्ब है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम एक कांस्टेंट सिंबल देते हैं फैराडे। ओके, सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज 1 फैराडे। क्लियर? तो 1 फैराडे का मतलब क्या हुआ? 1 फैराडे का मतलब हुआ 96500 कूलम्ब। अब देखिए, अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को 1 फैराडे चार्ज देंगे तो उसका 1 मोल जो है वो डिपोजिशन होगा। जैसे अगर इस NaCl के सॉल्यूशन को मैं 1 फैराडे चार्ज दूं, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दूं,
तो सोडियम का 1 मोल के बराबर अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर या कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये जितने भी कैलकुलेशन हैं इनको आप साथ के साथ नोट करते रहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे भी एक जगह आपको प्रॉब्लम मिलेगी कि सोडियम को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए डिपॉजिट होने के लिए, लेकिन उस केस में क्या होगा जब ये कॉपर +2 होगा या एल्यूमिनियम +3 होगा, तो कॉपर +2 को तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कॉपर +2 को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब एक कॉपर का जो एटम है वो डिपॉजिट होगा। और एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन अगर एल्यूमिनियम को मिलेंगे तब जाके एल्यूमिनियम का एक एटम जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा। तो देखिए W = था Z × Q और Z = हो गया W/Q। ठीक है। अब जब आपने 1 फैराडे करंट दिया, यानी Q को मैं रिप्लेस कर रहा हूं F से, तो आपको मोलर मास के इक्वल सोडियम मिल जाता था, क्योंकि 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो जाता था। यानी सोडियम को जब आपने 1 फैराडे करंट दिया, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, तो 1 मोल सोडियम आपको डिपॉजिट हुआ मिल जाएगा। लेकिन कॉपर +2 को अगर आप 1 फैराडे देंगे, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे, तो आप देख रहे हो एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कितना बनेगा, ½ मोल कॉपर का डिपॉजिट होगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम +3 का 1/3 मोल ही डिपॉजिट होगा अगर आप उसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखिए ये जो W है ये हो जाएगा M/N। M/N किस लिए किया, N यहाँ पे जो है वो है वैलेंसी फैक्टर। अगर वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 1 है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर 1 मोल उस मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा। अगर वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 2 है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से ½ मोल जो है वो उस मेटल का डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो Z का वैल्यू हमें मिल चुका है, Z = M/NF। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। M यहाँ पे है मोलर मास, N जो है वो है वैलेंसी फैक्टर और F जो है वो है फैराडेज कांस्टेंट और इसका वैल्यू कितना है 96500 कूलम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अपन एक कंबाइन इक्वेशन बनाते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ के लिए। क्या होगा, W = ZQ = ZIT और Z का वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, W = M/NF Q या फिर M/NF IT। तो ये लीजिए, ये आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ की कंप्लीट इक्वेशन बन चुकी है इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ Z। क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन विल बी डिपॉजिटेड बाय 100 एम्पियर करंट फ्लोइंग फॉर 5 hours through melted NaCl and what will be its volume। ठीक है, तो आपसे देखिए आपसे W भी पूछ रहा है यानी ग्राम भी पूछ रहा है और आपसे वॉल्यूम भी पूछ रहा है। तो ग्राम को वॉल्यूम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, क्योंकि 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। किसी भी गैस का 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है I यानी करंट इन एम्पियर 100 एम्पियर और आपको गिवन है टाइम कितना है 5 hours, लेकिन हमको टाइम चाहिए सेकंड में। तो हार्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 60
इंटू 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो ये जो हमारा टाइम है वो सेकेंड्स में आ चुका है। वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 2 क्लोराइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तब जाके एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ओके, सो जो n का वैल्यू है क्लोरीन के लिए वो होगा 2, लेकिन सोडियम के लिए n का वैल्यू 1 ही है, ये ध्यान रखना। तो हमसे क्लोरीन पूछा है। अब देखिए अपन वैल्यूज पुट करते हैं। W इक्वस टू Z IT, और Z को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा W इक्वस टू M/NF इंटू IT। ठीक है, मोलर मास क्लोरीन का, अब यहाँ पे Cl2 है तो 35.5 होता है एक क्लोरीन का, तो ये होगा 35.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर 2, 96500 कूलाम इंटू 100 एम्पियर इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो जब आप ये सॉल्व करेंगे, सपोज आपको आंसर मिला W इक्वस टू X ग्राम। ठीक है, तो हम जानते हैं मोल इक्वस टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वस टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो मास आपको क्वेश्चन से मिल रहा है, मोलर मास आपको पता है 35.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 71। ठीक है, देन आपको 22.4 को जब आप इधर सेंड करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा लीटर में। फिर आपको अगर ml में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 1000 कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। तो फैराडे के सेकंड लॉ को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप यूं समझिए, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है NaCl का, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है AlCl3 का, और आपने इसको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है। ठीक है, कूलाम में जो चार्ज आप देते हैं वो आपने सेम अमाउंट दिया है तीनों ही सॉल्यूशन को। तो आप जानते हैं यहाँ पे कैथोड पे सोडियम और एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी, यहाँ पे कैथोड पे कॉपर मेटल मिलेगा और यहाँ पे कैथोड पे आपको एल्यूमिनियम मेटल का डिपोजिशन मिलेगा। तो जब आपने इसको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है तो क्या सोडियम, कॉपर और एल्यूमिनियम का सेम वेट ऑब्टेन होगा? तो सोडियम, कॉपर और एल्यूमिनियम का सेम वेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जान रहे हो सोडियम को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए डिपॉजिट होने के लिए। तो आपको इनको वेट, सोडियम का वेट मिलेगा, अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया है तो आपको 1 मोल सोडियम मिल जाएगा, कॉपर मिलेगा 1/2 मोल और एल्यूमिनियम जो है वो मिलेगा आपको 1/3 मोल। ठीक है, यानी इसका तो मिलेगा आपको मोलर मास के इक्वल, इसका आपको मिलेगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, और इसका आपको मिलेगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। और मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर को ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है। दिस लॉ स्टेट्स
that the amount of different substances deposited at the electrodes by passage of the same quantity of electricity are proportional to their chemical equivalent या equivalent mass, यानी W is directly proportional to E, और E क्या है? E है m/n। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब W जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E है तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, और अगर तीसरा भी आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट जोड़ा है तो W3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3, और W और E का जो रेशियो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए W1/E1 इक्वस टू W2/E2, या इसको इधर लेके आए तो क्या होगा? W1/W2 इक्वस टू E1/E2। ठीक है, तो ये रेशियो को यूज करके आप जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का मिलेगा देखिए, द सेम करंट इफ पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ओके, एंड क्यूप्रिक सॉल्ट। क्यूप्रिक क्या होता है? तो कॉपर +2 को ही हम क्यूप्रिक बोलते हैं। इफ द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज 1.08 ग्राम, देन कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो फैराडे का हम अप्लाई करेंगे, W1/W2 इक्वस टू E1/E2, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, W1/E1 इक्वस टू W2/E2। ठीक है, W1 आपको गिवन है 1.08 ग्राम। E1 क्या होगा? E इक्वस टू होगा m/n, मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो सिल्वर पे चार्ज होता है 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगा। तो सिल्वर का मास 108 इक्वस टू W2/E2, और E2 क्या होगा? कॉपर का मोलर मास 63 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आप W2 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या था? W इक्वस टू ZQ इक्वस टू ZIT, और Z का वैल्यू क्या होता था? m/nf। F क्या है यहाँ पे? फैराडेज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है? 96500 कूलम, और n यहाँ पे है वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर किसी भी आयन पे कितना चार्ज है उसको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बन गया m/nf इंटू Q या m/nf इंटू IT। और फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है? W1/W2 इक्वस टू E1/E2, और E क्या है यहाँ पर? E है इक्विवेलेंट मास m/n, यानी मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो ये फैराडेज लॉ के इक्वेशंस हो गई, इनको आप ध्यान रखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, तो आपको टाइम गिवन है 10 मिनट्स, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो आपको एम्पियर में करंट भी गिवन है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड? तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा? W इक्वस टू ZIT, और Z का वैल्यू लिखेंगे तो m/nf इंटू IT। I आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है मिनट में, मल्टीप्लाई कर देना 60 से तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन मोलर मास कॉपर का होता है 63.5, देन वैलेंसी फैक्टर कॉपर के लिए होगा 2, क्योंकि कॉपर सल्फेट है तो कॉपर +2 है यहाँ पे, और F जो है वो एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 96500 कूलम। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको W का अमाउंट जो है वो, यानी मास इन ग्राम जो है वो आपको पता लग जाएगा।
If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, तो अगेन आपको I का वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर और आपको टाइम गिवन है 2 आवर्स, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से इंटू 60, तो ये आपका हो गया सेकेंड में. देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप एक काम कीजिए, I और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा चार्ज इन कुलाम. सपोज आपका आंसर आया x कुलाम, ठीक है. देन आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96500 कुलाम, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 96500 कुलाम से, यानी फैराडे कांस्टेंट से, तो आपको मिल गया y मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए. अब आपसे पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो इस नंबर ऑफ मोल को आप मल्टीप्लाई कर देंगे आवोगैड्रो नंबर से, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो सबसे पहले आपने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, देन आपने उसको डिवाइड कर दिया फैराडे कांस्टेंट से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. देन आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया आवोगैड्रो नंबर से, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल जाएंगे. तो ये सभी कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए, और खुद से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. क्वेश्चन भुजवानी बन जाता है, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं. वैसे तो हमने एक एग्जाम्पल इसका पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास में, डैनियल सेल, ठीक है. फिर हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका क्या काम है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए किसी भी सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए, और हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही. थैंक यू. जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा.